जय हिंद बच्चों। विज्ञान भारती 2 क्लास 7 इकाई 2 रेशों से वस्त्र तक। पिछली कक्षा में आपने पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों जैसे कपास, जूट के बारे में विस्तार से पढ़ा है। इस इकाई में हम जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों जैसे ऊन तथा रेशम को प्राप्त करने की विधि तथा इनमें वस्त्र बनाने की विधियों के बारे में जानेंगे। पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। कपास पौधों के बिनौलों से रुई तथा पटसन या सनई के पौधों के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। कपास के रेशों का उपयोग कागज, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि बनाने में किया जाता है, जबकि जूट के रेशों से रस्सी, बोरा, दरी आदि बनाए जाते हैं। इसी प्रकार जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जावंत रेशे कहते हैं। ऊन तथा रेशम प्रमुख जावंत रेशे हैं। ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के शरीर के बालों से तथा रेशम के रेशे रेशम कीट के कुकून से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन का उपयोग स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है, जबकि रेशम के धागों से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। ऊन कहा जाता है। हालांकि कुछ अन्य जंतुओं जैसे याक, ऊंट, बकरी आदि के शरीरों के बालों का उपयोग ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दरअसल इसी ऊन को स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदा जाता है। जिन वास स्थानों पर बालों से ढके जो जंतु पाए जाते हैं, वहां उन्हीं जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है। उदाहरणतः जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन तथा कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की शॉलें बनाई जाती हैं। याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। दक्षिण अमेरिका में लामा, अल्पेका नामक जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। देखिए यहाँ पे इनकी पिक्चर्स दी हुई हैं। ये घने बाल वाले भेड़, ये याक, ये ऊंट, ये लामा एक प्रकार का जीव जो कि बकरी भेड़ से अलग होता है। बकरी, ये अंगोरा बकरी और ये अल्पेका बकरी। ऊन तैयार करने की विधि। आपने महसूस किया होगा कि सिर के बालों की अपेक्षा शरीर के रोए का अधिक मुलायम, पतले व हल्के होते हैं। बिल्कुल इसी तरह भेड़ के रेशे भी दो प्रकार के होते हैं। दाढ़ी के रूखे बाल, त्वचा पर स्थिर तंतु रूपी मुलायम बाल। इन्हीं बालों का उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ पालन और प्रजनन। अब भेड़ों को कैसे पाला और उनका प्रजनन किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमारे देश में के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सामान्यतः जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा
हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानी भागों में गडेरियों द्वारा भेड़ों के झुंड पाले जाते हैं। आपने भी कभी अपने खेतों या बागों में ऐसे भेड़ों के झुंड देखे होंगे। भेड़ शाकाहारी होते हैं। वे घास, पत्तियां खाना पसंद करते हैं। गडेरिये उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार तथा खली आदि खिलाते हैं। दरअसल भेड़ों के रेशों की गुणवत्ता उनके पोषण और जलवायु तथा उचित देखभाल पर निर्भर करती है। जैसा कि आपके साथ भी है, आपको जिस तरीके से बच्चों को जिस तरीके से भोजन दिया जाता है वो उसी प्रकार से स्वस्थ और गुणी बनते हैं, उसी तरह से भेड़ों के साथ भी है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं, जिनमें बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन पाए जाते हैं। ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल के भेड़ों के जन्म देने के लिए भी किया जाता है। अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। अब रेशम पे आते हैं। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। प्राचीन काल में राजसी वस्त्र रेशम के ही बने होते थे। रेशमी वस्त्र हल्के, चिकने, मजबूत, टिकाऊ, आकर्षक होते हैं। रेशम का आविष्कार चीन में हुआ था। चीन वर्तमान समय में भी विश्व का सबसे सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला देश है। भारत भी व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक, विश्व का लगभग 13% रेशम का उत्पादन करता है। अब देखिए, रेशम के कीड़े हैं। ये नर रेशम, मादा रेशम और ये रेशम का कीट है। और रेशम ज्यादातर शहतूत के पेड़ पर पाए जाते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र, ठीक है। रेशम कीट शहतूत, अरंडी, ओक इत्यादि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। मादा रेशम सैकड़ों की संख्या में अंडे देती हैं, जो शहतूत की पत्तियों पर, यहाँ पर जो चिपके हुए हैं देखिए, शहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर चिपके होते हैं। देखिए यहाँ पर चिपके हुए हैं एक साथ बहुत सारे। ये अंडे हो गए, ठीक है। इन अंडों से सफेद रंग के लार्वा निकलते हैं, जो कि ये हैं। ये लार्वा हैं, देखिए, जो कि सफेद रंग के होते हैं। इन्हें कैटरपिलर या इल्ली या लार्वा कहा जाता है। ये पेड़ की कोमल पत्तियों को खाते हैं और 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करके जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। कीट के लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इसी ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ स्रावित होता रहता है, जो प्रोटीन युक्त होता है। लार्वा अंग्रेजी के 8 के आकार में आगे पीछे की ओर गति करता है। आगे पीछे की ओर गति करते हुए अपने चारों ओर एक लसदार पदार्थ को लपेटता जाता है, जो हवा के संपर्क में आने पर सूख कर रेशम के रेशे में बदल जाती हैं। इसी बीच लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है। रेशम के रेशों से लिपटे हुए
पूरे प्यूपा एक सफेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाते हैं। इन प्यूपा युक्त गोलाकार रचनाओं को कोया या कुकून कहा जाता है। कुकून के भीतर ही प्यूपा विकसित होकर वयस्क कीट में बदल जाता है। अंत में रेशम कीट कुकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आते हैं तथा अपना नया जीवन चक्र प्रारंभ करते हैं। अब देखिए यहाँ इसको समझते हैं। ये रहा अंडा, फिर उससे निकला लार्वा जो कि ये सफेद रंग का कीड़ा है। फिर ये कीड़ा अपने मुंह से लसलसेदार अपनी रेशम ग्रंथि से एक लसलसेदार पतली महीन पदार्थ को स्राव करता है जो लपेटता जाता है अपने अंदर इसको ऐसे इस तरीके से एट की फॉर्म में, और लपेटते लपेटते वो पूरी तरह से कुकून का एक शेप ले लेता है जो कि हवा के संपर्क में सूखता जाता है। और उसके बाद जब ये सूख कर परिपक्व हो जाता है तो ये एक कीट का रूप लेने के बाद कुकून को फाड़कर बाहर आ जाता है। अब चलिए हम एक क्रियाकलाप पढ़ते हैं। गत्ते और चार्ट पर रेशम कीट की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र बनाकर अलग अलग काट लीजिए। रेशम के जीवन चक्र की इन अवस्थाओं को सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। उनकी विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के पालन का विज्ञान रेशम कीट पालन या फिर सेरीकल्चर कहलाता है। भारत का प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र कर्नाटक के मैसूर तथा बेंगलुरु में है। कर्नाटक के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर तथा असम में भी रेशम का उत्पादन होता है। उत्तराखंड में नैनीताल तथा हल्द्वानी भी रेशम कीट का पालन में अग्रण है। अग्रण मतलब आगे है। मतलब भारत के इतने राज्यों में रेशम की खेती हो रही है। असम तथा झारखंड के कई किसानों का प्रमुख व्यवसाय रेशम कीट पालन ही है। वे पेड़ों पर रेशम कीटों को पालते हैं। नर कीट की तुलना मादा कीट का आकार में बड़ी होती है और एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। किसानों द्वारा इन अंडों को सावधानी पूर्वक कागज अथवा कपड़े की पट्टियों पर इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। कीट पालकों द्वारा इन अंडों को कीट पालक गृह में उचित ताप व नमी में इस प्रकार रखा जाता है जिससे अंडों में से अधिक लार्वा निकले। लार्वा के आगे के विकास के लिए बांस की बनी ट्रे पर सहतूत की कोमल ताजी पत्तियों को बिछाकर अनेकानेक संख्याओं में लार्वा रख दिए जाते हैं। लार्वा इन पत्तियों को दिन रात खाते रहते हैं और आकार काफी बड़े व मोटे हो जाते हैं। बीच बीच में ट्रे की सफाई करके नई पत्तियां रखते जाते हैं। लगभग 25 से 30 दिन में लार्वा पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं। कुकून बनाने के लिए बांस के छोटे छोटे कक्षों के बाहर आने लगते हैं। इसके लिए बांस की ट्रे में छोटी सी रैक या टहनी रख दी जाती है। कुकून बन जाने पर उन्हें इकट्ठा किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा के वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कुकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में लगभग 10-15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है।
इससे कुकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है और रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार रेशम अधिक लंबे तथा उच्च कोटि के होते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि प्यूपा से वयस्क कीट बन जाता है तो वह कुकून रेशों को काटते हुए बाहर निकल जाता है। ऐसे कुकून से रेशम की गुणवत्ता निम्न स्तर की हो जाती है। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कुकून से रेशे निकालने की प्रक्रिया की रीलिंग होती है। रीलिंग कहलाती है। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कुकून से रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 8 कुकून के रेशों को एक साथ मिलाकर रेशम का धागा बनाया जाता है। रीलिंग विशेष मशीनों द्वारा की जाती है। रेशम के धागों की सुंदर रंगों से रंगाई की जाती है। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं रंग बिरंगों धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। रेशम के कीट विभिन्न किस्म के अलग अलग प्रकार के रेशमी धागे प्राप्त किए जाते हैं। वे धागे चिकनाहट, चमक, मजबूती आदि में भिन्न भिन्न होते हैं। सबसे प्रचलित रेशम शहतूत के रेशम कीट से प्राप्त किए जाते हैं। इनके अतिरिक्त ओका, अरंडी आदि पेड़ों की पत्तियों पर पाए जाने वाले विभिन्न रेशम के कीटों से टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि प्राप्त किए जाते हैं। कुछ और भी जाने। रेशम कीट के कुकून कोआ में 300 मीटर से 900 मीटर लंबा रेशमी धागा निकलता है। 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए लगभग 5500 कुकूनों की आवश्यकता होती है। रेशम कीट में लगभग 1% कुकून से रेशम न प्राप्त करके उन्हें 1% कुकून से रेशम प्राप्त न करके उन्हें वयस्क रेशम कीट बनाने के लिए तैयार होने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वे रेशम निर्माण के लिए पुनः नया जीवन चक्र प्रारंभ कर सके। दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता एवं महत्व। हम दैनिक जीवन में जिन जंतुओं रेशों का उपयोग करते हैं उनमें प्रमुख रूप से भेड़ के बालों से ऊन तथा रेशम कीट के कुकून से प्राप्त रेशमी धागे हैं। इन जंतु रेशों का उपयोग विविध प्रकार के वस्त्र बनाने में किया जाता है। ऊन की उपयोगिता। मनुष्य ऊन का उपयोग स्वेटर, शॉल, कंबल, लोई, टोपी, जैकेट आदि बनाने में करता है। ऊनी वस्त्रों का प्रयोग ठंड से बचने के लिए किया जाता है। ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक भर जाती है जो ऊष्मा का कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। मतलब हवा ऊन के बालों में फंस जाता है जिसकी वजह से शरीर और बाहर के वातावरण के बीच एक बैरियर बन जाता है जिससे कि ठंड नहीं लगती है। इसी प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का तापमान स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगती।
कालीन, गलीचे, पावदान, अन्य घरेलू सामग्री बनाने में भी ऊन का उपयोग किया जाता है। रेशम की उपयोगिता। अब रेशम से बने हल्के, मुलायम, लचीले, मजबूत तथा टिकाऊ होते हैं। रेशमी वस्त्र पहनने में आरामदायक होते हैं, इसलिए इनमें बने वस्त्रों का उपयोग किसी भी मौसम में बहुतायत होता है। रेशमी धागों से बनी रेशमी बनारसी साड़ियाँ, घाघरा चोली, चूड़ीदार शेरवानी इत्यादि प्रचलित है, जिन्हें विशेष अवसरों पर पहना जाता है। आजकल कृत्रिम रेशम से बने वस्त्रों का उपयोग चलन में अधिक है। वस्त्रों के अतिरिक्त रेशम से अन्य वस्तुएं जैसे पैरासूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले टाके आदि भी बनाए जाते हैं। कृत्रिम रेशों का अब एक क्रियाकलाप, ठीक है, क्रियाकलाप मतलब घर पे आप इसको कर सके। कृत्रिम रेशम तथा शुद्ध रेशम एक एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी पूर्वक जलाइए। दोनों प्रकार के रेशमी धागों के जलते समय उठने वाले गंध को सूंघ कर अंतर समझने का प्रयास कीजिए। अब एक ऊनी धागे को जलाइए तथा इसकी तुलना कृत्रिम तथा शुद्ध रेशम के जलने की गंध से कीजिए। कृत्रिम रेशम के धागे जलने पर पिघले हुए और सिकुड़कर गोलीनुमा हो जाते हैं तथा इसी क्रम में तीखी सी गंध निकलती है। दूसरी ओर शुद्ध रेशम तथा ऊन एक अच्छी गंध के साथ पूरी तरह से जल जाते हैं। हमने सीखा भारत में ऊन प्रमुख रूप से भेड़ की त्वचा के मुलायम बालों से प्राप्त किए जाते हैं। भेड़ के अतिरिक्त याक, ऊंट, बकरी आदि के त्वचीय बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ऊन का संसाधन कहते हैं। रेशम कीट के कुकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है। कुकून से रेशम के रेशे निकालने की प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं। ऊन से स्वेटर, शॉल, कंबल, कालीन, गलीचे आदि बनाए जाते हैं। रेशमी धागे से रेशमी बनारसी साड़ियाँ, घाघरा चोली, चूड़ीदार शेरवानी आदि बनाए जाते हैं। आज के लिए यह पाठ समाप्त होता है। आप इसे पढ़ें, दोहराएं। धन्यवाद।